अफ्रीका और एशिया के क्रॉस रोड्स पर वाक़ मिस्र इंतहाई अहम और तारीख़ी मुल्क है। इस मुल्क की तारीख़ फ़रओनों, बादशाहत और बदतरीन आमरीत से मुज़य्यन है। 2012 में सिर्फ़ एक बार इंतहाई कलील मुद्दत के लिए मिस्र में जमहूरियत का सूरज तलू हुआ था। ये वो दौर था जब एक सिविलियन मोहम्मद मुर्सी ने इक़्तिदार संभाला था। मोहम्मद मुर्सी मिस्र की हज़ारों साला तारीख़ के वो वाहिद हुक्मरान थे जो किसी बादशाहत या फौजी ताकत के ज़ोर पर नहीं, बल्कि हकीकी मायनों में अवाम के वोट से एक जमहूरी अमल के ज़रिए मुंतखब होकर ऐवान सदर तक पहुँचे थे। लेकिन ये जमहूरी तजर्बा मिस्री शहरियों के लिए महज एक ख्वाब ही साबित हुआ, वो भी मुख्तसर सा। अभी मुर्सी को इक़्तिदार संभाले बमुश्किल एक ही साल गुजरा था कि उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें सिर्फ इक़्तिदार से हटाना ही काफ़ी नहीं समझा, बल्कि इसके बाद उनके साथ जो सलूक हुआ वो तारीख़ का एक दर्दनाक बाब है। उन्हें अपनी बकिया ज़िंदगी तोरा जेल के बदनामे ज़माना स्कोपियन सेक्शन में कैदोबंद की बदतरीन सोबतें बर्दाश्त करते गुजारना पड़ी। उन्हें कैदे तन्हाई सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता था। इन्हें जेल में सोने के लिए बेड तक फ्राहम नहीं किया गया था। उन्हें अपने अहले खाना से मिलने की इजाज़त तक ना थी। मुर्सी जब बीमार पड़े तो उन्हें बुनियादी तिब्बी सहूलियात तक से महरूम रखा गया। यहाँ तक कि जून 2019 में मोहम्मद मुर्सी अपनी बेगनाही की जंग लड़ते लड़ते इंतहाई नकाहत की वजह से कोर्ट रूम में ही गिर पड़े और चंद ही मिनटों में वहीं पर उनकी मौत वाक़ई हो गई। मोहम्मद मुर्सी की वफ़ात के बाद भी मिस्र के फ़ौजी हुक्मरानों का खौफ और इंतकाम ख़त्म नहीं हुआ। जिस शख्स को अवाम ने मुंतखब किया था उसके आखिरी दीदार और जनाजे में शिरकत तक की इजाज़त अवाम को न दी गई। हुकूमत ने साबिक सदर की वसीयत को यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें उनके आबाई गांव में दफन करने की इजाज़त भी ना दी और सुबह के सन्नाटे में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में काहरा के कब्रिस्तान में खामोशी से उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया। इस मौका पर सिर्फ उनके अहले खाना और वकला को ही वहाँ मौजूद रहने की इजाज़त थी ताकि कहीं ये जनाजा किसी बड़े अवामी एहतजाज या रद्द अमल की शक्ल इख्तियार न कर ले। जिस कब्रिस्तान में मोहम्मद मुर्सी की तदफीन की गई वहाँ तक आम आवाम की रसाई आज भी महदूद है। मिस्र के सरकारी और प्राइवेट मीडिया ने भी इस मौका पर इंतहाई शर्मनाक रवैया इख्तियार किया। जहां दुनिया भर में इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया जा रहा था, वहीं तकरीबन सभी मिस्री अखबारात ने इस वाक़े को फ्रंट पेज पर जगह तक ना दी, बल्कि मोहम्मद मुर्सी के इंतकाल की खबर अंदरूनी सफ़हात में छोटी खबर के तौर पर शाया की। जिन अखबारात ने इस खबर को कवर भी किया उन्होंने मोहम्मद मुर्सी को एक मुल्ज़िम के तौर पर मेंशन किया और इन्हें साबिक सदर भी लिखने से गुरेज उन्होंने किया। यानी दोस्तों, आप इसे एक तयशुदा मंसूबा भी कह सकते हैं जिसका मकसद मुंतखब सदर की मौत की खबर को दबाकर इन्हें तारीख़ के औराक से हमेशा के लिए मिटाना था। दोस्तों, आखिर मोहम्मद मुर्सी थे कौन? एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर इक़्तिदार के ऐवानों तक कैसे पहुंच गया? वो क्या वजूहात थीं कि जमहूरी तरीके से जीतने वाले सदर की सिर्फ एक साल में ही इतनी शदीद मुखालफत शुरू हो गई और दुनिया भर में उनके इंतकाल पर कैसा रद्द अमल आया? ये सब जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। वो क्या हालात थे जिनकी वजह से मोहम्मद मुर्सी ऐवान सदर तक पहुंच गए? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह 2011 की अरब स्प्रिंग थी, जब मिस्र के तहरीर स्क्वायर के तारीखी मुजाहिरों ने हुस्न मुबारक की 30 साला आमरीत का खात्मा किया तो मिस्र में एक बहुत बड़ा सियासी खला पैदा हो गया। इसी खला ने मिस्र की सबसे मुनज़्ज़म सियासी क़ुव्वत इख़वानुल मुस्लिमीन मुस्लिम ब्रदरहुड को सियासत के मरकज़ी धारे में आने का मौका फ़राहम किया, जिसने जल्द ही अपनी सियासी जमात फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी कायम कर ली, क्योंकि असल में इख़वानुल मुस्लिमीन पर पाबंदी थी। इस पार्टी ने मिस्र के आइंदा इलेक्शंस में एक मालदार, कद्दावर और इस्लाम पसंद सियासी कारकुन
خیرت الشاطر کو صدارت کے لیے نامزد کیا، لیکن یہاں ایک انتہائی دلچسپ موڑ آیا جس کے بارے میں کم ہی لوگ آگاہ ہیں۔ خیرت الشاطر کو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے نااہل قرار دے دیا تو محمد مرسی کو ان کے متبادل امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا گیا، یعنی محمد مرسی صدارتی امیدوار کے لیے مسلم بردرہڈ کی پہلی چوائس بھی نہیں تھے۔ اسی لیے انہیں شروع میں سیاسی مخالفین طنزیہ طور پر سپیئر ٹائر بھی کہا کرتے تھے، مگر الیکشنز میں محمد مرسی نے بڑا سرپرائز دیا۔ انہوں نے ایک انتہائی سخت انتخابی مارکے میں حسنی مبارک کے دور کے آخری وزیر اعظم احمد شفیق کو 51.7% ووٹس لے کر شکست دی۔ یوں ایک انجینئرنگ پروفیسر مصر کی تاریخ کا پہلا سویلین اور منتخب صدر بن گیا۔ احمد شفیق ویسے تو آزاد امیدوار تھے، لیکن حسنی مبارک رجیم میں وزیر اعظم ہونے اور ملٹری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے انہیں اسٹیبلشمنٹ کا امیدوار بھی کہا جا سکتا ہے، لہٰذا ان کے خلاف الیکشن جیتنا ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی تھی۔ یہاں دوستو مرسی کے بیک گراؤنڈ کا بھی مختصراً تذکرہ کر لیتے ہیں۔ محمد مرسی نے مصر کے شمالی صوبے شرقیہ کے ایک عام کسان گھرانے میں 1951 میں آنکھ کھولی تھی۔ قاہرہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1982 میں امریکہ کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے میٹیریل سائنسز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔ اس کے بعد وہ 3 سال تک کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر رہے۔ امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے ناسا کی اسپیس شٹل میں استعمال ہونے والے میٹیریلز پر بھی کام کیا تھا۔ وہ 1985 میں اپنے وطن مصر واپس آئے اور یہاں ایک یونیورسٹی میں ہیڈ آف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے طور پر خدمات انجام دینے لگے۔ وہ 1980 کی دہائی کے اوائل میں اخوان المسلمین کے ممبر بن گئے تھے۔ مصر میں تدریس کے ساتھ ساتھ وہ اس جماعت کے سرگرم رکن بنتے چلے گئے۔ 2000 کے الیکشنز میں انہوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا اور آزاد حیثیت میں ممبر پارلیمان منتخب ہوئے۔ کیونکہ ان کی جماعت پر پابندی کی وجہ سے وہ اخوان المسلمین کے جھنڈے تلے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے۔ حسنی مبارک جیسے عامر کے دور میں جہاں اپوزیشن کی سیاست انتہائی مشکل تھی، تب محمد مرسی پارلیمان کے سب سے فعال اور بے باک رکن مانے جاتے تھے۔ پھر 2005 کے الیکشنز آئے جو مرسی کے کیریئر کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے۔ اس الیکشن میں انہیں اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق مرسی کو حسنی مبارک کی حکومت نے دھاندلی کے ذریعے زبردستی ہروایا تھا، کیونکہ ان کی پارلیمان میں موجودگی حکومت کے لیے درد سر بنتی جا رہی تھی۔ 2006 میں بھی مصر کی آمرانہ حکومت نے انہیں 7 ماہ کے لیے جیل بھیجا تھا۔ جنوری 2011 میں جب مصر میں حسنی مبارک کے خلاف عرب سپرنگ مظاہرے ہوئے تو محمد مرسی کو ایک مرتبہ پھر جیل کی ہوا کھانی پڑی، لیکن اس بار وہ انقلاب کی افراتفری میں 2 دن بعد ہی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فروری 2012 میں حسنی مبارک کی آمریت کے خاتمے کے بعد جون میں الیکشنز ہوئے اور محمد مرسی کامیاب ہو گئے۔ اس سب کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد محمد مرسی کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ایک ایسے ملک کے حکمران بننے جا رہے ہیں جو دہائیوں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جاگیر چلا آ رہا ہے، اور یہاں ان سے پہلے کبھی کوئی سویلین صدر منتخب نہیں ہوا۔ 30 جون 2012 کو جب انہوں نے صدارت سنبھالی تو ان کی توقعات کے عین مطابق اگلے 1 ماہ تک وہ برائے نام صدر ہی رہے۔ کوئی اختیار ان کے پاس نہیں تھا۔ محمد مرسی ایک پپٹ صدر بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے ایک سرپرائز موو کے تحت اگست 2012 میں سپریم کونسل آف آرمڈ فورسز کے چیئرمین اور وزیر دفاع فیلڈ مارشل محمد حسین طنطاوی اور آرمی چیف سمیع حفیظ عنان کو عہدوں سے برطرف کر دیا۔ یاد رہے کہ سپریم کونسل آف آرمڈ فورسز کے چیئرمین طنطاوی ہی حسنی مبارک کے بعد عبوری مصری حکومت کے سربراہ تھے، یعنی عالی نال تھے۔ نئے وزیر دفاع کے طور پر محمد مرسی نے لیفٹیننٹ جنرل عبدالفتاح السیسی کو تعینات کر دیا۔ مرسی کے خیال میں عبدالفتاح السیسی کو وزیر دفاع لگا کر انہوں نے ایک وفادار اتحادی کا ساتھ حاصل کر لیا تھا۔ ملٹری کے بعد انہوں نے اپنی توجہ جوڈیشری کی طرف موڑی، کیونکہ یہاں بھی سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے وفادار ججز موجود تھے۔ مرسی کو یہ خدشہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ججز نو منتخب اراکین پر مشتمل
मुश्तमिल आइन साज असम्बली को ही तहलील कर देंगे, जिसके पास नया आइन तैयार करने की जिम्मेदारी थी। लिहाजा उन्होंने 22 नवंबर को एक हुक्मनामे के ज़रिए खुद को नए आइन के नाफिज होने तक अदालती निगरानी यानी जुडिशल ओवरसाइट से महफूज कर लिया। मुर्सी के इस हुक्मनामे ने अदालत की तरफ से आइन साज असम्बली को तहलील करने के इख्तियार को भी ख़त्म कर दिया। मुर्सी के ख्याल में जमहूरियत की तरफ ट्रांजिशन के लिए और नए जमहूरी आइन की तश्कील और उसके नफाज तक के लिए ये आर्जी इम्यूनिटी ज़रूरी थी, वरना अदालतें इस नए आइन की तश्कील और इसके नफाज की राह में रुकावट बन सकती थी। ज़ाहिर है दहाइयों से कायम मिलिट्री डिक्टेटर्स की रजीम का ये जजेस और अदलिया भी हिस्सा थे और बेनिफिशरी भी थे, लिहाजा उनकी मौजूदगी में नया आइन नाफिज करना इंतहाई मुश्किल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, मुर्सी के मुखालफिन के पास उन्हें एक डिक्टेटर कहने के लिए ये हुक्मनामा काफ़ी था। उनके इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। बाज़ मुखालफिन ने तो उनको फ़िरऔन तक कह डाला। 30 नवंबर को दस्तूर साज असम्बली ने नए आइनी मसवदे की मंजूरी दे दी। 100 मेंबर्स की इस असम्बली में क्रिश्चियन, लिबरल और सेकुलर अरकान ने फाइनल वोटिंग का बाइकाट किया, लेकिन इसके बावजूद मुर्सी के पास 2/3 हमायत मौजूद थी। यूं मसवदा दस्तूर साज असम्बली से पास हो गया। इसके बाद मुर्सी ने इस मसवदे पर 15 दिसंबर को अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान भी कर दिया। मुर्सी के इन इकदाम पर दिसंबर के अवाइल में मुल्क गिर एहतजाज होने लगे और मुजाहिरीन उनकी बरतरफी का मुतालबा करने लगे। मुजाहिरीन सदारती महल के बाहर जमा हुए और इख्वानुल मुस्लिमीन के दफातर पर हमले करके उन्हें नुकसान भी पहुंचाया। याद रहे कि सदारती इलेक्शन में मोहम्मद मुर्सी को बमुश्किल 52% वोट्स के साथ कामयाबी हासिल हुई थी, लिहाजा अपोजिशन भी मिस्र में अच्छी खासी मजबूत थी। दिसंबर 2012 के अवाइल में जब एहतजाज ख़त्म न हुआ तो मुर्सी ने अपने मुखालफिन के आगे झुकते हुए अपने उस हुक्मनामे के कुछ हिस्से वापस ले लिए जो उन्होंने आइन के नफाज तक के लिए जारी कर रखे थे, लेकिन इस हुक्मनामे की वो शिक बरकरार रखी जिसके तहत अदालतों को दस्तूर साज असम्बली को तहलील करने का इख्तियार ख़त्म हो गया था। 9 दिसंबर 2012 को मुर्सी ने मार्शल लॉ का नफाज कर दिया ताकि आइनी रेफरेंडम तक हालात मिस्र में काबू में रहें। बिलाखिर 15 दिसंबर को नया आइनी मसवदा रेफरेंडम में भी 63.8% वोट से मंजूर हो गया और दिसंबर के आखिर में इसे नाफिज भी कर दिया गया। मुर्सी के इकदाम यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उनकी तरफ से तैनात किए गए टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म हशाम कंदील पर भी सेकुलर और लिबरल हल्कों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस जलती पर तेल का काम तब हुआ जब मिस्री सदर ने अपनी काबीना और मिलिट्री के हमायत याफ्ता सूबाई गवर्नर्स को भी इख्वानुल मुस्लिमीन के वफादारों से तब्दील करना शुरू कर दिया। मुखालफिन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुर्सी दरअसल रियासत नहीं चला रहे बल्कि इख्वानाइजेशन कर रहे हैं, यानी हर जगह अपनी जमात के बंदे लगा रहे हैं। यानी शायद मुखालफिन ये चाहते थे कि इलेक्शन तो मुर्सी जीतें लेकिन बंदे उनके लगाएं। यूं 6 माह के अंदर अंदर ही मुल्क में पोलराइजेशन बेइंतहा बढ़ चुकी थी। मिस्र में सिर्फ सियासी बहरान ही नहीं चल रहा था बल्कि इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स यानी लोड शेडिंग वगैरह, फ्यूल स्टेशंस पर लंबी लाइनों के अलावा महंगाई भी मसलसल बढ़ रही थी। साबका रूलर्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वफादार ब्यूरोक्रेसी और इदारे भी अपने फ़र्ज़ सनाशी से अंजाम नहीं दे रहे थे। दरअसल इस रजीम ने मुर्सी को सदर के तौर पर कबूल ही नहीं किया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए पुलिस भी दानिस्ता तौर पर सड़कों से गायब रहती थी। मुर्सी के हामियों का कहना था कि ये क्राइसिस डीप स्टेट मिलिट्री रजीम का ही तैयार करना है ताकि सिविलियन सदर के हाथ पांव बांध दिए जाएं, उनको नाकाम साबित किया जा सके और वापस इक़्तिदार में आने का जवाज़ तराशा जाए। इन इक़दामात से आम न्यूट्रल मिस्री शहरी भी मुर्सी के मुखालिफ होने लगे। बाद में आने वाली रिपोर्ट से ये साबित भी हुआ कि ये क्राइसिस मसनूई तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैदा किए गए थे ताकि मुस्लिम ब्रदरहुड और मुर्सी को नाकाम साबित किया जा सके। यानी दोस्तों, कहा जा सकता है कि मोहम्मद मुर्सी के इंजाम का फैसला पहले ही हो चुका था। अप्रैल 2013 में तमरद यानी बगावत के नाम से एक मुहिम शुरू की गई जिसने मुर्सी के खिलाफ 22 मिलियन सिग्नेचर्स जमा करने का दावा किया।
30 जून 2013 को मुर्सी की सदारत का पहला साल मुकम्मल होने पर मुखालफिन की तरफ से मुजाहिरों का ऐलान किया गया। इसके मुकाबले में मुर्सी के हामियों ने भी रैलीज का ऐलान किया। ऐलान करदा मुजाहिरों से 4 दिन पहले 26 जून को मोहम्मद मुर्सी ने 2.5 घंटे की एक तवील स्पीच की। इस तकरीर में उन्होंने अपनी बाज़ गलतियों का एतराफ़ भी किया, मुखालफिन को डायलॉग की दावत भी दी और उन्हें तनकीद का निशाना भी साथ में बनाया। लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी और उनके इंजाम का फैसला कहीं पर कर लिया गया था। तहरीर स्क्वायर पर 30 जून को ऐलान करदा मुजाहिरे शुरू हुए और 1 जुलाई को मिस्री आर्म फोर्सेस ने सियासी जमातों को इस बहरान का हल निकालने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। जाहिर है ये डिफेंस मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी के हुक्म पर ही हुआ था, जिनको मोहम्मद मुर्सी ने ही वजीर दफा और आर्म फोर्सेस के कमांडर के तौर पर तैनात किया था। मिस्री फौज ने यह धमकी भी दी कि अगर इस दौरान कोई हल तलाश नहीं किया गया, यानी 48 घंटों के दौरान, तो वो इसके बाद मदाखलत कर सकते हैं। उस वक्त तक मोहम्मद मुर्सी को शायद ये समझ आ चुका था कि उन्हें हुकूमत से हटाने का हतमी फैसला किया जा चुका है। लिहाजा 2 जुलाई को उन्होंने कौम से आखिरी और इंतहाई जज्बाती खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने अपनी आईनी हैसियत यानी लेजिटिमेसी का लफ्ज़ 50 से ज़ायद मरतबा दोहराया। उनका ये पैगाम वाज़े था कि वो एक मुंतखब सदर हैं और इन्हें ताकत के ज़ोर पर हटाना जमहूरियत का कत्ल होगा। लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था, अमल उस पर होना था। 3 जुलाई की शाम वज़ीर दफ़ा जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए और आइन मुअत्तल करते हुए मिस्र के पहले मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत के खात्मे का ऐलान उन्होंने कर दिया। यानी एक मिलिट्री कू हो चुका था और बाद में मोहम्मद मुर्सी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों, हैरत अंगेज़ तौर पर मोहम्मद मुर्सी के हटते ही अगले रोज़ तमाम मसनूई बहरान किसी जादू की तरह गायब हो गए। पुलिस सड़कों पर वापस आ गई, पेट्रोल पंप्स पर लगी लंबी कतारें ख़त्म हो गईं, बिजली की लोड शेडिंग भी बंद हो गई। ये इस बात का खुला सबूत था कि ये सभी बहरान सिविलियन हुकूमत को नाकाम साबित करने के लिए मसनूई तौर पर पैदा किए गए थे। मुर्सी की बरतरफी के खिलाफ उनके हामियों ने काहिरा के राबिया अल अदविया स्क्वायर में धरना दे दिया। 14 अगस्त 2013 को मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस धरने पर भी धावा बोल दिया, जो मिस्र की तारीख का खून रेज़ दिन साबित हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 800 से ज़ायद मुजाहिरीन को जान से मार दिया गया। मुर्सी के हामियों का दावा है कि मरने वालों की तादाद हज़ारों में थी। इसके बाद मुल्क भर में क्रैकडाउन हुआ और हज़ारों सियासी कारकुनों को जेलों में डाल दिया गया। दिसंबर 2013 में इख्वानुल मुस्लिमीन को नई मिलिट्री हुकूमत की जानिब से बाकायदा दहशतगर्द जमात करार दे दिया गया। याद रहे कि सऊदी अरब और यूएई में भी इस जमात पर पाबंदी आयद है। मुर्सी की मुश्किलात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन पर कई केसेस का ट्रायल शुरू कर दिया गया। उन्हें बदनामे ज़माना तोरा जेल भेज दिया गया। मुजाहिरीन पर 2012 में तशद्दुद, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कतर को देने, तौहीने अदालत और 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान जेल तोड़ने जैसे केसेस का सामना उन्हें करना पड़ा। जेल तोड़ने के इल्ज़ाम में उन्हें 2015 में सजाए मौत भी सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इस फैसले को कल अदम करार दे दिया गया था और इस मुकदमे का री ट्रायल अभी जारी था। साबिक सदर के हामियों के मुताबिक मुर्सी पर सभी मुकदमात खालिस्तान सियासी इंतकाम पर मबनी थे, यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। न सिर्फ मुर्सी पर बल्कि उनके वज़ीर आज़म हिशाम कंदील, दीगर वज़रा और इख्वानुल मुस्लिमीन के बेशुमार कारकुनों को भी पाबंदे सलासिल किया गया और उन पर मुकदमात चलाए गए। जेल में साबिक सदर के खिलाफ रवा रखे गए सलूक पर उनकी फैमिली को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस और लायर्स पर मुश्तमिल डिटेंशन रिव्यू पैनल ने पहले ही खबरदार किया था कि मुनासिब तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस मोहम्मद मुर्सी की मौत भी वाक़ हो सकती है। उन्हें दौरान समात कोर्ट रूम में एक साउंड प्रूफ शीशे के पिंजरे में रखा जाता था। जून 2019 में अदालत ही में एक मुकदमे की समाअत के दौरान मिस्र के साबिक सदर गिर पड़े और चंद ही मिनट में मोहम्मद मुर्सी का इंतकाल हो गया। याद रहे कि सदारत से हटाए जाने के बाद
انتقال تک یعنی 6 سالوں میں محمد مرسی کو صرف 3 بار فیملی سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ڈاکٹرز اور ان کے وکلاء کو بھی محمد مرسی تک انتہائی محدود رسائی حاصل تھی۔ مصر کے منتخب صدر کے اس طرح انتقال کرنے پر ترکی کا رد عمل انتہائی شدید تھا۔ رجب طیب اردوغان نے انہیں شہید قرار دیا اور ان کی موت کا ذمہ دار مصری حکومت کو قرار دیا۔ ترکی میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی، جس میں اردوغان نے خود بھی شرکت کی۔ ترک حکومت نے بین الاقوامی عدالت میں مصری حکومت پر ان کی موت کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے جیل میں ان کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک، قید تنہائی اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کی عدم دستیابی کو موت کی وجہ قرار دیا۔ مصر کے میڈیا کی کوریج کے بارے میں ہم آپ کو شروع میں ہی بتا چکے۔ مغربی دنیا، امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کی اکثریت نے بھی مرسی کی موت پر معنی خیز خاموشی اختیار کیے رکھی۔ دوستو، محمد مرسی کے مختصر جمہوری تجربے کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے مصر میں ایک ٹرانزیشنل حکومت بنائی گئی تاکہ لیجیٹیمیسی ثابت کرنے کے علاوہ بعد میں الیکشنز کا نام نہاد ڈرامہ بھی رچایا جا سکے۔ مئی 2014 میں پھر مینیجڈ الیکشن کے ذریعے عبد الفتاح السیسی ملک کے صدر بن گئے اور آج تک وہی صدر ہیں۔ اس الیکشن میں جنرل سیسی کا مخالف ایک ہی امیدوار تھا جسے صرف 3% ووٹس ملے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ملٹری ایک مرتبہ پھر سے ملک کو مکمل طور پر ٹیک اوور کر چکی تھی۔ مستقبل قریب میں بھی کوئی بڑی تبدیلی اس سیٹ اپ میں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سیسی آئین میں ترمیم کر کے صدارتی مدت 4 سے بڑھا کر 6 سال کر چکے ہیں اور وہ 2030 تک اقتدار میں رہنے کا قانونی جواز بھی پیدا کر چکے ہیں۔ بہت سے سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ شاید وہ خود کو تاحیات صدر بھی ڈکلیئر کر لیں گے۔ کیا مصر کے عوام کبھی دوبارہ جمہوریت کا سورج طلوع ہوتا دیکھ پائیں گے یا فرعونوں کی اس سرزمین پر ہمیشہ آمریت ہی کا راج رہے گا؟ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔